हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास में वादा किया हुआ था कि एक नई सीरीज के साथ एक नए विषय के साथ मैं आऊंगा और उसी को लेके हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। वो विषय और उसका संपूर्ण जो सिलेबस पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। आज हम उसकी जो पहली इकाई फर्स्ट यूनिट है उससे शुरू करने वाले हैं। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन मेरे देख रहे हैं इस सीरीज को, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है, ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस है वो इस बात पर दें कि मैं क्या चीजें बता रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं। नोट्स बनाने पर ज्यादा ध्यान आप लोग ना दें। जितने भी नोट्स हैं वो हमारी तरफ से बेहतरीन नोट्स। मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूं कि किस प्रकार के नोट्स मैं आपको देने वाला हूं। उसी के हिसाब से जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप अपना ध्यान मेनली सुनने पर लगाइए। ये देखिए, सारी चीजें जो भी मैं बताने वाला हूं एक बेहतरीन फॉर्मेट में मैंने उनको यहां पर लिखा हुआ है। आप सबको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप इसको थोड़े से पैसे लगाकर आप इसको प्रिंट करा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो पूरे नोट्स को प्रिंट कराने में आपके पैसे लगने वाले हैं वो 70-80 रुपए के आसपास लगेगा। उतना रुपए के चक्कर में दिमाग मत लगाइए। मेनली केवल ये है, आप बस पढ़ने और समझने पर ध्यान दीजिए, लिखने पर अपना ध्यान ज्यादा ना दें, ठीक है। बाकी जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मानना है कि लिखने से ज्यादा याद होता है, तो उनको मैं लिखने से नहीं रोकूंगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से लिखते रहिए, लेकिन उनको नोट्स मत बनाइए, लिखते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक यूनिट पर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू में उसका देता हूं आपको। मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। जो लोग आज नए आए हैं, जिनको नहीं पता है, उसको एक बार रिकॉल कराते हैं। हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं और स्पेसिफिकली जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए। उस साइंस का सिलेबस क्या है, क्या हमको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हमारा जो पिछला सेशन है आप उसको विजिट करें और समझें। देखिए, हम जो आज शुरू करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, क्योंकि साइंस कंप्लीटली, जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ था कि फिजिक्स रहेगा उसमें, फिर केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी और जनरल साइंस जो हमारी जनरल फेनोमेनन होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है वो पहले तो ये समझते हैं। हम लोग एकदम बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसको कहेंगे हम लोग मैटर। आप सबने ये नाम कई बार सुन रखा होगा। हिंदी में इसको पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ये पदार्थ या द्रव्य होता क्या है, पहले हमको इस चीज को समझना है। ये चीज हमको जाननी है कि ये पदार्थ, ये मैटर, ये द्रव्य क्या होता है, और इसकी जो दूसरे नाम लोग कहते हैं जैसे सब्सटेंस है, और भी दूसरे जो नाम लोग कहते हैं, उनसे इनका क्या भिन्नता है और क्या इन दोनों में समानता है। व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू, ये हम लोग इस चीज में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है। आप सब भी, यदि आपको पता है तो अपना जवाब पहले दें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने क्या बताया हुआ है, ठीक है जी। समझते हैं क्या होता है पदार्थ। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरे, ये मैं बेसिक परिभाषा आपको बता रहा हूं, इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको बताऊंगा भी आपको। कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, स्थान का मतलब है जो रिक्त स्पेस जिसको हम लोग कहते हैं, कोई भी चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को कवर करती है, और उसके पास उसका मास और वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी चीज, पहली चीज तो उसके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, दैट इट ऑक्यूपाइज स्पेस, पहली चीज। दूसरी चीज, इट मस्ट हैव इट्स मास और वॉल्यूम, इसके पास अपना खुद का द्रव्यमान या आयतन होना ही चाहिए, ठीक है। स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करेगी और क्या होता है स्पेस, पहले तो इसको जान लेते हैं। स्पेस का मतलब है कोई भी खाली जगह। सपोज ये मैं मार्कर लिए हुआ हूं, जितनी जगह में ये मार्कर मेरे पास अभी है, उतनी जगह में इस मार्कर के अलावा और दूसरी चीज वहां पर नहीं है, तो इसने उतनी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जितनी जगह में मैं खड़ा हूं, उतनी जगह में ठीक वही उसी स्थान पर मेरे जगह पर कोई और नहीं आ सकता, तो मैंने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि आपका मास या वॉल्यूम क्या है। मास से मतलब ऐसे समझिए, या वॉल्यूम से मतलब, वॉल्यूम को आप सब जानते होंगे। वॉल्यूम का मतलब है लेंथ, विड्थ और हाइट, कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई। जो भी चीज इन सबको मिला के कवर करती है उसको हम लोग कहते हैं कि उतना आयतन घेरे हुए है, उसका अपना मास, उसका द्रव्यमान भी होता है। अब द्रव्यमान और मास कैसे अलग है इसको हम लोग अभी समझेंगे आगे, ठीक है। तो पहली चीज जो हम लोगों को समझनी है कि इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज इट्स ओन मास एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट चीज क्या है, चलिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज मेरे पास ये इस टाइप से एक कोई टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है।
ये क्यूब की शेप में है या क्यूबॉइड की शेप में, आप इसको जैसे चाहे ले सकते हैं। 3 डायमेंशनल है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। जितनी जगह में ये क्यूब रखा हुआ है उतनी जगह में इस क्यूब के अलावा कोई और दूसरी चीज नहीं आ सकती, पहली कंडीशन है। तो पहले इसने इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, दैट इट हैड ऑक्यूपाइज सर्टेन स्पेस। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसके पास क्या है कि इसकी अपने आप में कुछ लेंथ है, इसकी अपने आप में कुछ ब्रेड्थ भी है, इसकी अपने आप में कुछ हाइट भी है। ठीक है, तो इसके पास लेंथ भी है, इसके पास ब्रेड्थ भी है, इसके पास हाइट भी है। तो दूसरी कंडीशन, अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गया आपका कि इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसके पास है। ठीक है, हम लोग जो बात करेंगे वो स्पेस और वॉल्यूम को लेकर बात करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझना है, क्योंकि इसमें तो विजिबल है कि इसकी हाइट है, इसकी ब्रेड्थ है, इसकी लेंथ है, लेकिन कुछ चीजें तो एकदम लीनियर होंगी, इस टाइप से हो सकती हैं और होती हैं। जैसे कोई पतला तार ही आप ले, तो क्या उसके पास कोई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं है, उसकी भी मोटाई होती है। और आप सब सुनने भी होंगे 4 mm का तार है, 5 mm का तार है, तो उसकी रेडियस, उसकी मोटाई, उसकी सारी चीजें होती हैं, बस वो छोटी स्केल पर होती हैं। कहने का मतलब यह है कि उसका भी अपना एक आयतन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीजें होती हैं, उसकी तीनों विमाएं उसके पास होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक मैटर क्या होता है। अब अगली चीज जो है वो आती है आपकी कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब जो आपका पदार्थ है, जो द्रव्य है, जो मैटर है, वो किससे मिलकर बना हुआ है। पहली बात तो यह है कि यह क्वेश्चन ही बहुत बाद में आया कि पदार्थ भी किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। इसके पहले मानना क्या था कि अगर लोहे का टुकड़ा है तो वो लोहा कंटिन्यूअस है, मतलब लोहा ही है, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना हुआ, वो खुद अपने आप में अपना घटक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। लेकिन बाद में पहली तो डिबेट थी, पहली तो लोगों का मानना यह था कि मैटर इज कंटिन्यूअस। बाद में क्या आया, क्योंकि कैसे, अब ये सोच ही कैसे हुई कि कंटिन्यूअस नहीं है, कि वो पदार्थ अपने आप में खुद का घटक नहीं है, बल्कि वो उसके कुछ अपने अलग घटक हैं जो उससे भिन्न पहचान रखते हैं। ये सोच कहां से आई? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझिए। जैसे मान के चलो एक बीकर मैंने लिया, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। इस पानी में मैंने क्या किया, नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा, आप सबने देखा होगा, पिसा हुआ नमक नहीं, मैंने टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, जैसे ही ये नमक का टुकड़ा मैंने इस द्रव्य में, इस पानी में डाला, तो हुआ क्या, इस नमक की वजह से ये पूरा का पूरा पानी नमकीन हो गया। ये पानी पहले नमकीन नहीं था, लेकिन अब हो गया। तो यहां से हम लोगों को क्या बात पता लगी? बात ये पता लगी कि जो नमक इसमें डाला गया वो पूरे के पूरे विलयन में समान रूप से वितरित हो गया, जिसकी वजह से नमक का जो स्वाद है वो पूरे विलयन में छा गया। मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो साल्ट है, इट स्प्रेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, एक जैसा। कभी कभी देखा भी होगा कि नीचे ठीक से नहीं मिल पाता, तो नीचे का मटेरियल जो होता है वो गर्म, ज्यादा नमकीन होता है, या ज्यादा जो भी कंस्टिट्यूएंट है उसकी क्वालिटी उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कैसे संभव हुआ? इस चीज से ही इस बात को जन्म मिला कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, रेदर वो किसी चीज से मिलकर बना हुआ है जो अति सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, विच इज वेरी स्मॉल, विच इज नॉट मेजरेबल बाय आवर बेयर आइज। तो यहां से क्या आया कि मैटर के कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके कुछ घटक होते हैं। देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स, रेदर the name that was given to it was particles. There are certain small particles of which any matter is composed. अब इन पार्टिकल्स को अलग अलग नाम केमिस्ट्री फिजिक्स में दिए जाते हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये और भी छोटे होते हैं, और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी से मिलके आपका पूरा का पूरा एक एटम बनता है। अब एटम और पार्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग अपनी आगे की कक्षाओं में समझेंगे। अभी आप ऐसे मान के चलिए कि जो पार्टिकल है
वही एटम है। एटम का मतलब होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको हम लोग एटम कहते हैं। मतलब अब ये जो हम लोगों ने पीछे देखा, दरअसल ये क्यूब ऐसा था नहीं, ये क्यूब ऐसा था नहीं। इस बात का कहने का क्या मतलब है? इस बात को कहने का ये मतलब है कि ये इतना कंटिन्यूअस नहीं है। रदर है क्या इसमें? इसमें छोटे 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 बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो एनी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स which are called particles. To be precise, these are called atoms. And there are also certain different names like elements and molecules, but they are different. अब वो डिफरेंट कैसे हैं इसको हम लोग समझेंगे। पहले इस चीज को समझना है कि कोई भी मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो यहां से क्या हो जाता है, कोई भी स्टेटमेंट जो ये कहता है एनी मैटर इज कंटिन्यूअस, तो आप उसको बिना सोचे समझे उसको निगेट कर देना है। मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता, इट इज मेड अप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सब्सटेंसेस। इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो सकती है। जैसे नमक के जितने भी टुकड़े, जितने भी कण इस द्रव्य में होंगे, इस विलयन में होंगे, उन सारे का स्वभाव चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, वो नमक के जैसा ही होगा। मतलब छोटे से टुकड़े का भी स्वभाव इस बड़े ढेले के बराबर ही होगा, इस बड़े ब्लॉक के बराबर ही होगा, लेकिन एक जैसा ही होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ढेला यही इसकी मूल पहचान है, ये किसी से मिलकर नहीं बना, ये इन छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना था जो कि ज्वाइंट थे। अब ज्वाइंट थे, ये कैसे थे, ये क्वेश्चन आता है। तो कोई भी पार्टिकल ज्वाइन कैसे है, ज्वाइनेड क्यों है वो, ये रीजन क्या है, इसको समझते हैं। अब पहले इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूं कि एटम क्या होता है, और एटम के बाद अगली यूनिट जो है मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग अणु कहते हैं, वो क्या होता है, और अगली यूनिट है तीसरी जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, वो क्या होता है। एलिमेंट या सब्सटेंस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सब्सटेंस, इन तीनों में अंतर क्या है? हिंदी में बात करें तो एटम को कहते हैं हिंदी में परमाणु। अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, तो परमाणु का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म। परम का मतलब होता है, एक आप सबने समझा होगा जब भी संस्कृत में या हिंदी में परम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो उसकी पराकाष्ठा है। समझ पा रहे हैं? मतलब परम का मतलब है अब इससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो परम अणु मतलब सबसे छोटा। तो जो अणु है, जो एटम है, वो उसकी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसीलिए इसको नाम दिया गया परमाणु। और अंग्रेजी में जो एटम वर्ड है ये आता है आपका एटोमॉस से, और एटोमॉस का मतलब भी लगभग वही होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब जिसको आप और अधिक विखंडित ना कर पाए, यू कैनॉट डिवाइड इट फर्दर। इनडिस्ट्रक्टिबल, सॉरी मैंने ये लिखा हुआ है, इनडिस्ट्रक्टिबल, अविभाज्य। आप अणु को उसके सूक्ष्मतम से उससे ज्यादा आप तोड़ नहीं सकते किसी भी परमाणु को, यहीं से उसको मूल पहचान मिलती है। मतलब परमाणु से छोटी कोई भी सत्ता अस्तित्व में है, अस्तित्व पर सवाल नहीं है, उससे छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, विच मींस इलेक्ट्रॉन बेसिकली बाहर नहीं घूम रहे होंगे कहीं पर, वो तीनों मिलते हैं तभी परमाणु बनते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे हम आपसे कहें आपके परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है, तो आप ये बात भले ही कह सकते हैं कि वो भैया है, वो है, तो वो सबसे छोटा सदस्य हो जाएगा और उसकी अपनी स्ट्रक्चरल पहचान है। लेकिन आप कहेंगे उससे छोटा है, उसके हाथ उससे छोटे हैं, उसके पैर उससे छोटे हैं, तो यदि आप हाथ पैर को हटा ही देंगे तो फिर उसकी वास्तविक पहचान नहीं रह जाएगी, इसका मतलब फिर वो भैया नहीं रहा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही इसको समझना है कि एटम जो है इससे छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, ग्लूऑन, मेसॉन्स, बेहतरीन अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन उनकी वजह से उनको स्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो बेसिक एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एटम है। आप समझ पा रहे हैं? और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इट कैन रिमेन इन फ्री। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनको कहते हैं अणु। अब देखो ऊपर था परमाणु, इधर आ गया आपका अणु, मतलब अभी इससे छोटी चीजें संभव है। तो बेसिकली परमाणु जो है वो इससे छोटे होते हैं। अणु क्या होता है? जैसे इधर पे मैंने लिया हाइड्रोजन का परमाणु H,
इधर पे मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, अब ये एक अणु बन गया, ये रहा, ठीक है, ये आ गया आपका अणु, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, मतलब अणु को आप ऐसे देखें कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक यौगिक है अणु। अणु अलग नहीं है, अणु एक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। अणु का मतलब आप वैसे समझें कि वो दो अलग अलग चीजों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बना है। इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। जब एक फिक्स्ड रेशियो में इनको कंबाइंड किया, ये कंबाइंड हो गए, अब इन्होंने एक नई चीज बना ली, इन्होंने जल बना लिया। समझ पा रहे हैं? तो अणु के पास अपने घटकों से भिन्न गुण हो सकता है। इट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब it may not have the properties of oxygen and hydrogen, rather it may express a different property of water। और ऐसा होता है, मतलब जब आपने CH4 आपने कार्बन और हाइड्रोजन को मिला दिया, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला देने पर ये ना तो कार्बन का गुण दिखाएगा ना हाइड्रोजन का गुण दिखाएगा, इसके विपरीत ये मेथेन का एक नया गुण दिखा देने का। अब ये मेथेन बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज अब मेथेन की जैसी हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन और हाइड्रोजन है, पर अभी मीथेन है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है घटक या तत्व कहते हैं इसको हम। तत्व का मतलब क्या है? तत्व स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर बनाते हैं। तत्व स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है किसी भी चीज की, तत्व उसकी पहचान का नाम है। तत्व पहचान का नाम कैसे है? जैसे Fe है, लोहा है, लोहा एक तत्व है अपने आप में, इससे अलग कॉपर है, वो अपने आप में एक अलग तत्व है। उसके विपरीत हाइड्रोजन है, वो उसके आप में एक अलग तत्व है। ये तत्व की सब्सटेंस की पहचान का नाम है। समझ पा रहे हैं? ये मूल पहचान है किसी भी चीज की, ठीक है। अब तीनों चीजें क्लियर हुई कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और एलिमेंट क्या है। ये बेसिक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी बेसिक चीजें, इसकी डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें करेंगे, ठीक है। यहां से अगला जो हम जिस जगह पर छोड़ के आए थे कि ये ज्वाइंटेड कैसे हैं, तो अभी हम लोगों को क्या पता चला कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है? पार्टिकल्स से, ठीक है। और पार्टिकल्स किससे बने हैं? मॉलिक्यूल्स से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बड़े होते हैं। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं? वो हैं आपके एटम्स। ये सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं कि हाउ दे आर ज्वाइंटेड, वो जुड़े हुए क्यों हैं। मतलब इसको ऐसे समझिए, और ये बेसिक सवाल भी है कि अगर रेत के अलग अलग कण हैं तो वो एक साथ क्यों हैं? वो अलग अलग भी हो सकते हैं, क्यों वो जुड़े हुए हैं, उसके पीछे का रीजन समझते हैं और उसको क्या कहते हैं इसको समझिए। एक फोर्स होता है जो उन दोनों के बीच कार्य करता है। उन दोनों से मेरा मतलब है जो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व, किसी भी घटक, किसी भी चीज के जो अणु हैं उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। देयर इज अट्रैक्शन फोर्स व्हिच वर्क बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम और एनी मैटर। जैसे मैंने वापस से कैसे बनाएंगे हम लोग, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। इन दोनों को जोड़ने का जो पीछे कारण है, इनके पीछे द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स, thus they are joined with each other। और ये इन दोनों के बीच ही नहीं है, ये सबके बीच आपस में लगता है। इसके और इसके बीच में भी, इसके और इसके बीच में, सारे के सारे एक फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? IMAF, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अंतरा अणुक आकर्षण बल। अंतरा अणुक आकर्षण बल किस टाइप का बल है? ये आकर्षण बल है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा अलग मानना भी होगा, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा सा अलग चीजें डीप में पढ़ के रखी हैं कि जैसे कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल की वजह से नहीं जुड़े होते, थोड़ा सा भी अलग करो टूट जाते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन जैसी चीजें होती हैं, बहुत ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उनको बाइंड करने के लिए। क्योंकि देखो फ्यूजन पॉसिबल है पर फिजन पॉसिबल नहीं है, मतलब आप तोड़ सकते हो, मिला नहीं सकते। मिलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। वो क्यों? क्योंकि उनके बीच में उनका बेसिक नेचर जुड़ने का है ही नहीं, वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। समझ पा रहे हैं? प्रोटॉन को प्रोटॉन से जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिक चीज है, ये अलग चीज है और ये डीप स्टडी है। लेकिन मैं यहां पर बात मॉलिक्यूल लेवल की कर रहा हूं, अणु के स्तर पर कर रहा हूं। तो अणुओं के स्तर पर यह बात सर्वमान्य है कि दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल ही कार्य करता है। उस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल, जो पदार्थ के भिन्न भिन्न अणुओं को आपस में जोड़े रखता है। दूसरी चीज क्या है? ये जुड़े भले हैं लेकिन बीच में कुछ खाली जगह भी है। देख पा रहे होंगे आप सब, ये देखो, ये स्पेस है एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर गैप। इंट्रा मॉलिक्यूलर गैप और स्पेस भी कहते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। दिस इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। खाली जगह भी छूटती है, ठीक है। और तीसरी चीज जो होती है दैट इज डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होती है, उनके अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा भी होती है, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा भी होती है। गतिज ऊर्जा आप सब समझते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज गति करती है। मतलब कहने का यह है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेबल पोजीशन में नहीं रहते, ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट, कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इनके बीच में इनको बांधने के लिए एक फोर्स, एक बल काम करता है, जिसकी वजह से ये भाग नहीं पाते। लेकिन जैसे ही इनको उस बल को अगर हटा दिया जाए तो ये एक दूसरे से दूर भी चले जाते हैं। कैसे? मान के चलो, अब उसको तोड़ने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मतलब ये है, जैसे आप बैठे हुए हैं क्लास में, कोई भी चीज रखी हुई है, ठीक है, वो बंधी हुई है। ये चीज कुछ रखी हुई थी, ये किसी जगह पर ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, इट इज हुक्ड अप। अब इस चीज को आपको हटाना है, आप क्या करेंगे? आप अपनी तरफ खींचेंगे उसको। खींचने के दौरान प्रतिक्रिया क्या हुई, क्या क्रिया आपने की? आपने क्या किया? अपना बल, अपनी एनर्जी उसमें लगाई, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिली और उसने उस बंधन को तोड़ दिया। यही होता है अणुओं के बीच भी। अणुओं को जब बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो फिर वो इस फोर्स को तोड़कर अलग हो जाते हैं, और इससे होता क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। नया टर्म है पदार्थ की अवस्था, समझते हैं इसको। अगली चीज हमारे लिए आती है कि स्टेट ऑफ मैटर। क्या आया? स्टेट ऑफ मैटर। ये पदार्थ की अवस्था क्या होती है? पदार्थ की अवस्था होती क्या है? इसकी डेफिनेशन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी पदार्थ जिस रूप में इस प्रकृति में पाया जाता है, रूप का मतलब है अगर कोई भी चीज बंधी हुई है उसको ठोस कहते हैं। कोई भी चीज द्रवीभूत है, वो बह सकती है, बेसिक क्वालिटीज उसकी ठोस से अलग है, द्रव है। कोई भी चीज द्रव से भी अधिक विरल है, उसको गैस कहते हैं। और भी दो नाम है, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, लेकिन उनको बेसिक से जानेंगे, उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर को आप 3 मूल भागों में लेकिन 5 भागों में बांट सकते हैं। These are the basic categories, fundamental categories, but there are 2 different states also which has been recognized by scientist community, and I will mark them separately. तो पहली अवस्था पदार्थ की जो है सॉलिड, हिंदी में ठोस। अगली अवस्था लिक्विड, गैस, लिक्विड को हम लोग कहते हैं द्रव, ठीक है। द्रव और द्रव्य अलग अलग चीजें हैं। जो द्रव है इट इज नॉट इक्वल टू द्रव्य। वाई?
क्योंकि द्रव्य मैटर को कहते हैं, ठीक है, और द्रव कहते हैं लिक्विड को। ध्यान रखिएगा इस चीज का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए ये। अगली चीज है आपके पास, अगली अवस्था है जिसका नाम है गैस। इनकी अवस्था का गुण क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। और उधर भी जो दो जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने मान रखा है, उनकी अवस्था खोजी जा चुकी है, वो है प्लाज्मा। इस अवस्था का नाम है प्लाज्मा, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको प्लाज्मा। और अगली अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, CONDENSAT, बोस आइंस्टीन, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और दो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, ये दो अलग अवस्थाएं भी आपको देखने में मिली। अब इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो इसको किस आधार पर बांटा गया है इस चीज को भी हम बता दे रहे हैं आपको। इनको इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया है। ये भौतिक रूप से कैसे दिखते हैं, हाउ डू दे लुक लाइक इन फिजिकल सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट स्टेट्स, एंड द फर्स्ट ऑफ देम इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड, third one is gas, fourth plasma, and fifth one is Bose-Einstein condensate. On the basis of their structure or the composition, we may call it. Composition आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी मैं स्ट्रक्चर की कहता हूं तो मैं स्ट्रक्चर के सेंस में, फिजिकल सेंस में बात कर रहा हूं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ डोमेन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। घटक के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने आपको क्या बताया अभी कुछ देर पहले, रिकॉल करिए इस चीज को जरा सा, कि कोई भी पदार्थ, ये मेरा पदार्थ है कोई भी एक, ये किससे मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु भी किसी चीज से मिलकर बने हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रहे आपके किसी भी पदार्थ के अणु। व्हाट आर दीज मॉलिक्यूल्स, एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब इन पदार्थों के बीच में पहली चीज क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। दूसरी चीज क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं ताकि हमारा समय बचे, गैप या स्पेस भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर गैप और इस IMAF, इनके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं आप, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे जो सॉलिड है, जो ठोस अवस्था है, उसमें क्या होता है, इन अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो सर्वाधिक होता है। सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी क्या है, IMAF, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इट इज हाईएस्ट, अधिकतम। इंटरमॉलिक्यूलर गैप IMG, लीस्ट, सबसे कम होता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि इनकी जो शेप है, इनकी जो संरचना है और इनका जो वॉल्यूम है, इट रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द टाइम एंड स्पेस। जिसकी वजह से इनकी आकृति, मतलब इनका जो आकार है और इनका आयतन, दोनों ही चीजें निश्चित होती हैं हमेशा। आकृति और आयतन दोनों निश्चित है, समझ में आ गया आपको। ये आप द्रव्यमान भी निश्चित कह सकते हैं, ठीक है। तो आकृति और आकार इनकी फिक्स होती है। तो ये हो गए आपके सॉलिड्स। अगली जो क्लासिफिकेशन है उस पर आते हैं। सॉलिड्स की तो बात हम लोग कर चुके हैं। अगली क्लासिफिकेशन है आपकी लिक्विड्स, द्रव। द्रव क्या होते हैं इस चीज को समझिए। सेम उसी चीज को मैं बनाता हूं। इसमें क्या होता है, जो अणु है वो इस तरीके से रहते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इनका ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड रुकिए, इधर पे हम लोग लिखते हैं लिक्विड को, ठीक है।
विच इज लेस देन सॉलिड्स बट ग्रेटर देन गैसेस। ठीक है, इनका जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है लिक्विड का, वो गैस से ज्यादा लेकिन सॉलिड से कम होता है, बीच में होते हैं ये, सेम गैप के साथ भी है। अब एक चीज आप मुझे बताइए, जो गैप है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए लिक्विड्स में? लिक्विड्स में गैप मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनके बीच में जो खाली जगह है वो ज्यादा दिख रही है आपको या कम दिख रही है? आपने पीछे भी देखा कि मैंने सॉलिड को कितना पास बनाया, पास पास है, मतलब जो स्पेस है वो कम है। अगली तरफ मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड है तो इसमें ज्यादा जगह है, तो इनके जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो, इधर पे वापस से मैं गैस को लिखूंगा, वो गैस से तो कम होता है, गैस से कम होता है लिक्विड में, बट सॉलिड से ज्यादा होता है। तो सॉलिड में गैप सबसे कम, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा, लिक्विड में दोनों चीजें बीच में, गैस में सबसे कम। जिसकी वजह से होता क्या है, देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड बट देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्लियर हुआ आपको ये चीज? जैसे पानी को आप जिस किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, यही होता है हमेशा, बट इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, रहेगा 1 लीटर का 1 लीटर ही। अगर बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार में 1 लीटर, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का 1 लीटर, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। सो मास इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, रेदर द शेप इज चेंज्ड when it is put into different vessels on the basis of how the vessels is composed। आपका जो बर्तन है वो किस आकृति का है, उसी की आकृति में ये चला जाता है। ये हो गई लिक्विड की बेसिक बातें। अगली चीज हम आपको बताते हैं कि गैस क्या है। ठीक है, गैस क्या होता है? गैस पदार्थ की तीसरी अवस्था का नाम है जिसमें जो अणु हैं वो और भी दूर दूर होते हैं, इस टाइप से, ये और भी दूर दूर हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से पहली कंडीशन क्या है, आपकी जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है इट इज लीस्ट, सबसे कम, बट इनके बीच में जो गैप है जिनको आप इंटरमोलिकुलर गैप कहते हैं, इट इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। ठीक है, IMG हाईएस्ट, IMF लीस्ट। इसके दोनों की प्रभाव क्या होते हैं कि द शेप प्लस वॉल्यूम, दीज बोथ आर नॉट फिक्स्ड। ये ना तो इनका कोई आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है, जहां छोड़ दो वैसे ये भाग सकते हैं। अब तीसरी चीज क्या आती है, अभी हम लोगों ने बात की इनके शेप और वॉल्यूम की, इनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर गैप के बारे में। अब एक अलग सा कॉन्सेप्ट हम आपको यहां पर बताएंगे जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, मतलब कहने का यह है कि अणुओं के पास हर अवस्था में उनकी गतिज ऊर्जा ही होती है, भले सॉलिड हो ठोस हो, उस समय पर भी वो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कंटिन्यूअसली वाइब्रेट, हमेशा ही वो कंपन करते हैं। मतलब सॉलिड में वो जो ऊर्जा है वो कंपन के रूप में होती है, लिक्विड में और थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड होती है, साफ दिखती है। अगली चीजें गैस में सबसे ज्यादा होती है जिसकी वजह से गैस कहीं पर भी भाग जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अणुओं की गतिज ऊर्जा। अणु कैसे गति करते हैं, किसमें सबसे ज्यादा गति करते हैं, तो आप सबको पता होगा कि प्रेशर की वजह से सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में सबसे बीच में हो सकती है, हम लोग इसको बीच में कह सकते हैं, और गैस में सबसे ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम होती, सॉलिड में भी है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं। अब लिक्विड के थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेशन करते हैं जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। गैस भी फ्लो कर सकती है, गैस फ्लो नहीं करती, डिफ्यूज होती है, या आप इसको डिफ्यूज ना कहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इट स्प्रेड।
लेकिन क्योंकि ये दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, बिकॉज बोथ लिक्विड एज वेल एज गैस, these both can flow, so there is a combined name which is given to these both things. आपने लिक्विड और इन दोनों को एक नाम दिया जाता है फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड का मतलब सिर्फ, सॉरी ये मैंने इसको इधर नहीं लिखना है, सॉलिड्स के साथ नहीं है, ये लिक्विड के साथ, गैस के साथ होगा, ठीक है। ये हो गए आपके लिक्विड्स, ये हो गए आपकी गैस, इन दोनों को मिलाकर एक नाम फ्लूइड भी दिया जाता है, ठीक है। इनको फ्लूइड्स भी कहते हैं, तो गैस भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने बेसिक चीज। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी सबको समझ में आई, क्योंकि अणु गति करते हैं, जिस ऊर्जा की वजह से वो गति करते हैं उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन बिकॉज ऑफ एनर्जी, because of that energy which due to which is in motion is known as kinetic energy of the molecules. Gas has the highest value of the kinetic energy, the liquid has the intermediate value while the solid has the least value, right? Solids के पास least value होती है kinetic energy। अब इस kinetic energy से आगे क्या होता है इसको समझते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी को, अब मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा इंक्विजिटिव बना के छोड़ूंगा तो आप खुद से थोड़ा सा सीख के आएंगे, अपनी कुछ रिसर्च, कुछ शोध करके आएंगे, ठीक है। तो एक लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बताता हूं और सोचिएगा इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। जो काइनेटिक एनर्जी है, समझिए, ये रहा मेरा कोई एक पदार्थ, ये रहे इसके अणु, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हीट करूंगा, इसको मैं हीट एनर्जी देता हूं यहां से, ठीक है। ये कोई एक लैंप वगैरह मैं मान लेता हूं, हालांकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, मैं नाम भी लिखे दे रहा हूं, आई विल नॉमिनेट इट लैंप, लेबल इट, राइट। सो दिस इज थिंग दैट इज लेबल्ड इज नोन एज लैंप एंड दिस इज एनी मैटर, प्रोबेबली द सॉलिड ब्लॉक, राइट। ये कोई मैटर है, इसको मैंने नीचे से हीट एनर्जी दी। हीट देने पर क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ अतिरिक्त ऊर्जा पहुंचेगी जो इनके पास पहले नहीं थी, पहले से ही ये गतिमान थे, कुछ ऊर्जा नीचे से मैंने दी, सप्लाई की, उनके पास अधिक ऊर्जा हो गई। अब वो क्या करेंगे बताइए? जब अधिक ऊर्जा किसी के पास हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो बने हुए सिस्टम को ध्वस्त करने का काम करते हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं पाते उस ऊर्जा को। यही होता है जनरली लाइफ में भी, ऐसा ही हम लोग देखते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक, उसकी फिजिकल मेंटल कैपेसिटी से अधिक उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो क्या करता है, इसका दुरुपयोग करता है। यही होता है इसमें भी। ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनको आवश्यकता से अधिक ऊर्जा मिल जाती है, तो ये सिस्टम को ध्वस्त करने का काम करते हैं। और इसी प्रोसेस से हम लोग की होती है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन, जो कि हमारा अगली क्लास का टॉपिक रहने वाला है। एक बार हम लोग देखते हैं अपने नोट्स को और उससे थोड़ा सा अपना जो भी मैंने अब तक पढ़ा है हम लोगों ने, उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। ये रहा मेरा अपना नोट, ठीक है। यही सबको आपको मिलने वाला है। इसमें मैटर के बारे में क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग। आप सब लोग देख पा रहे हैं इसको, या थोड़ा सा जूम करने की आवश्यकता है? चलिए देख लेते हैं, इसको जूम कर देते हैं हम लोग। कहां से जूम होगा ये? ओ, मुझे लग रहा है इसको जूम करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, दिख पा रहा होगा, दिख रहा है, ये देख लीजिए एक बार जरा। इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? दिख रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज मैटर। हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो है वो मैटर है। इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दो चीजों पर ध्यान देना है, स्पेस एंड मास एंड वॉल्यूम ऑल्सो, एंड वॉल्यूम। इंडियन फिलॉसफी, हमारा जो भारत का दर्शन है, उसने भी इस चीज की बात की हुई थी। पंच तत्व के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 तत्व होते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, किसी भी जो हमारा मैटर है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी फिजिकल नेचर क्या है, इसको समझते हैं। तो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, एंड द पार्टिकल्स हैव स्पेस अमंग देम व्हिच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और गैप, एंड पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी।
जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से। पार्टिकल्स आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, IMAF, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली चीज है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है। ये साइन इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। अगर ए बी के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि राइज इन ए विल रिजल्ट इन राइज इन बी। आप ए को बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ जाएगा, और अगर इनवर्सली है तो ठीक उल्टा होगा। ये देखिए, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए कितने पास पास आप सबको दिख रहे हैं। उसी मॉलिक्यूल्स पर देखिए, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर हो गए। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए एक दूसरे से कितने तेज तेज भाग रहे हैं। ये जुड़े हुए हैं, ये दूर दूर है, ये सबसे दूर है। ठीक है, अब इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम लोगों को समझना है। स्टेट्स ऑफ मैटर, जनरली देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, विच आर दोस? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल। उनको और अधिक दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड्स को आप उनसे ज्यादा नहीं दबा सकते। आप लोहे को कितना दबा पाओगे बताइए ना आप हमको, एज कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स। लिक्विड में क्या होता है? नो फिक्स्ड शेप, कोई शेप नहीं होती फिक्स। क्यों? कारण मैं बता चुका हूं। वॉल्यूम भी फिक्स होता है। बोथ लिक्विड एंड सॉलिड ऑल्सो गैस कैन डिसॉल्व और डिफ्यूज इन लिक्विड। लिक्विड की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो अपने अंदर सॉलिड को भी घोल लेती है, गैस को भी घोल लेती है और लिक्विड को भी घोल लेता है। गैस, इट हैज नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर अप्लाइड। जो गैसेस हैं वो लिक्विड में बदल जाती हैं जब प्रेशर लगता है। कैसे बदलती हैं ये हम लोग कल समझेंगे जब हम लोग चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, नोट क्या है? रबर बैंड, स्पॉन्ज, सॉल्ट, शुगर, ऑल आर सॉलिड्स। क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि स्पॉन्ज ले लिया हम लोगों ने, स्पॉन्ज को दबाने पर दब जाता है, तो क्या वो सॉलिड है? हाँ, वो सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वापस अपनी फिक्स्ड शेप में आ जाएगा। तो सॉलिड के लिए कंडीशन उसकी फिक्स्ड शेप है। ठीक है, कंप्रेसिबल ना होना अलग बात है। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। और यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है? इस चीज पर भी हम लोग बात करेंगे। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेस में। गैप की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड्स में। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम सॉलिड्स में होती है। कंप्रेसिबिलिटी, गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल, लिक्विड उससे कम, सॉलिड सबसे कम। फ्लूइड्स, these can flow, so both liquid and gases are fluids. Examples: ice, pencil, apple tree. ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स भी मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मैं अभी टेलीग्राम के नीचे चैनल है जो हमारा, उसकी लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वहां पर ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप सब जाके वहां से इनको एक्सेस कर लें और रख लें अपने पास। इसके बाद में मैं इनको कंबाइंड करके एक पूरा नोट भी लास्ट में बना के दूंगा आपको। ठीक है, तो देयर आर 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आल्सो नोन एज प्लाज्मा। दीज आर आयनाइज्ड गैसेस, सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज्ड गैसेस होते हैं। ठीक है, गैसेस जो होती हैं उसको जब आयनाइज्ड करते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच जाती है। उसको, उस स्टेट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जब आप एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर किसी भी गैस को बहुत ठंडा कर देते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाती है। एंड दिस रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन। सत्येंद्रनाथ बोस 1920 में इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया हुआ था। ये रहा हमारा आज का पूरा मटेरियल, जिसको मैं आपको अभी लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तैयार होकर आइएगा, जो चीज मैंने आपसे पूछी है उसको समझ के पढ़ के आइएगा। अगली कक्षा में कुछ प्रश्न भी हम लोग रखेंगे और उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।